अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे कराची की सियासत, बिलखुसूस सिंध में नए सूबे के क़याम की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुखालफत कर दी है। कल कराची में अपनी पार्टी समेत इत्तेहादियों से मुलाकात के दौरान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि तहरीक इंसाफ सिंध की तकसीम नहीं चाहती, नए सूबे के खिलाफ है तहरीक इंसाफ। और उन्होंने ये भी कहा कि पूरे मुल्क में यकसां बल्दियाती निज़ाम के बाद नए सूबे की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। यानी पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ सिंध की तकसीम के मामले पर एक पेज पर हैं, लेकिन इत्तेहादी MQM जिन्होंने अप्रैल में बाग जना के जलसे में बाकायदा शहरी सूबे के लिए करारदाद मंजूर करवाई थी, उनको लगता है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पूछना भी गवारा नहीं किया और ये फैसला सुना दिया। ये वही MQM है जिससे मुतालिक इमरान खान साहब ने 2 माह पहले ही कहा था कि MQM का और तहरीक इंसाफ का या एक है। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि एक अहम मामले पे जो कि MQM का बड़ा मुतालबा है उस पर तकसीम सामने आ गई और यकसां बल्दियाती निज़ाम क्या एक लॉलीपॉप है। और इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म ने कराची के लिए मार्च में 162 अरब रुपए के एक पैकेज का ऐलान भी किया था और इस पर उसका क्या बना। और क्योंकि MQM के अपने मेयर वसीम अख्तर ही वज़ीर-ए-आज़म से गिला करते नजर आए, उन्होंने हमारे प्रोग्राम में काफ़ी ज़्यादा गिले शिकवे किए थे। क्या कहा था जरा आपको सुना देते हैं। साहब को भी सारे जो सजेशंस हैं वो जवाब नहीं दिया PM ने, खत भी लिख चुका हूं कि क्या क्या इश्यूज है। नहीं, कोई जवाब नहीं आता, कहीं से कोई जवाब नहीं आता है। ना फेडरल गवर्नमेंट ना सिंध गवर्नमेंट इंटरेस्टेड है कराची को डेवलप करने के लिए, कराची के इश्यूज। अब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो मेयर कराची हैं वो कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म या फेडरल गवर्नमेंट जो है वो भी सिंध गवर्नमेंट की तरह कराची के मसाइल हल करने में संजीदा नहीं। वो ख़त लिखते हैं, ख़तों का जवाब नहीं आता। और अब जो बड़ा मुतालबा था मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का कि सिंध के अंदर नया सूबा बनाया जाए, उसकी इमरान खान साहब ने बड़ी खुल के मुखालफत कर दी और कहा है कि ऐसा नहीं होगा, बल्कि वो सूबे के क़याम की मुखालफत करते हैं और वो सिंध की तकसीम नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि नया बल्दियाती निज़ाम आएगा, उसमें नए सूबे के क़याम की ज़रूरत नहीं रहेगी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर डिप्टी कन्वीनर आमिर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आमिर खान साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया प्रोग्राम में। ये बताइएगा कि एक बड़ा मुतालबा था आपकी जमात का, अप्रैल में जो जलसा हुआ आपका बाग जना में, वहाँ पर आपने करारदाद भी मंजूर की, लेकिन क्या वजह है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने बिल्कुल साफ आपको, उन्होंने कहा जाए तो एक लाल झंडी दिखा दी इस मामले पर, आपको पूछा नहीं, एतमाद में नहीं लिया और ये इतना बड़ा ऐलान कर दिया। देखिए, इमरान खान साहब ने जो भी ऐलान किया है, मुझे नहीं पता कि आया वाकई उन्होंने ये बात की है या नहीं की है। मीडिया पे ज़रूर चला है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस के मीडिया सेल ने बाकायदा प्रेस रिलीज जारी की है। मैं आपको जो बता रहा हूँ कोट करके, वज़ीर-ए-आज़म हाउस के मीडिया सेल ने इस मीटिंग की जो प्रेस रिलीज जारी की है उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है। मैं बस उसी तरफ मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। अगर कोई ऐसी बात है और वाकई है तो फिर हमें यकीनन इसके ऊपर बहुत दुख है और बहुत तकलीफ़ है। इसलिए कि हमने जब ये सूबे का मुतालबा किया था तो इसमें हमने इस्लामाबाद में शाह महमूद कुरैशी साहब से मुलाकात की। हमारे MNAs ने, हमारे कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने, हमारे लॉ मिनिस्टर ने वहाँ पर मुलाकात की और वहाँ बैठ के तय हुआ था कि सिंध के जो उनके MNAs हैं उनके साथ एक बैठ कर पहले हम मशावरत कर लेंगे, उसके बाद इसके ऊपर बिल असम्बली के अंदर लेकर आएंगे। उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई थी। बहरहाल ये उनकी पार्टी का अपना मौक़िफ़ है। PTI एक अलग सियासी जमात है, MQM एक अलग सियासी जमात है। हमारा अपना मौक़िफ़ है, उनका अपना मौक़िफ़ है, वो जो चाहें बात कर सकते हैं। लेकिन भाई 2 माह पहले तक तो खान साहब कह रहे थे कि MQM का और PTI का नजरिया एक ही है। मेरी देखें, मैं ये कह रहा हूँ कि वो ये फरमा रहे हैं कि बल्दियाती निज़ाम ऐसा वो लेकर आ रहे हैं जिसके बाद सिंध में सूबे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या मैं ये पूछने में हक बजानी में हूँ कि ये कौन सा ऐसा बल्दियाती निज़ाम है जो सिंध में सिर्फ सूबे की ज़रूरत को यानी वो पूरा कर देगा कि वो यहाँ पर सूबे की ज़रूरत नहीं है, और पंजाब में वो कोई दूसरा बल्दियाती निज़ाम लेके आ रहे हैं कि जहाँ पर सूबों की ज़रूरत है। तो ये यकसा पॉलिसीज़ बनानी चाहिए पूरे पाकिस्तान के अंदर, एक ही पॉलिसीज़ के ऊपर अमल होना चाहिए। जो सिंध के शहरी इलाकों के साथ ज़्यादतियाँ नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं उनको एड्रेस नहीं किया गया, तो जो PTI को इस दफ़ा कराची या हैदराबाद सिंध के शहरी इलाकों से वोट मिले हैं तो अगले
दफ़ा ये किस मुंह से आएंगे इलेक्शन के अंदर वोट मांगने के लिए, अगर ये हमारे जज्बात और एहसासात का ख्याल नहीं करेंगे, यहाँ के रहने वालों के जज्बात का ख्याल नहीं करेंगे, तो फिर ये किस मुंह से आकर वोट मांगेंगे। सिंध के अंदर जो कुछ हो रहा है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने जो सिंध के शहरी इलाकों के साथ जो रवैया रखा है, यहाँ का पैसा लूटते हैं, यहाँ पर नौकरियाँ बेचते हैं हमारे उर्दू बोलने वालों को, या सिंध के शहरी इलाकों में रहने वाले पंजाबी, पख्तून, बलोच और दीगर जो लोग भी यहाँ पर रहते हैं, उनमें से किसी को भी नौकरी नहीं दी जाती। कोटा सिस्टम की तलवार सर पे लटका के रखते हैं। मामला ये है, यहाँ पर फंड्स जारी नहीं किए जाते। सूबे का तकरीबन 98% बजट कराची कमा के देता है और कराची को जवाब में कोई फंड देने को तैयार नहीं है। कचरा उठाने का इख्तियार अपने पास रखा हुआ है, यहाँ पर सीवरेज का इख्तियार इनके पास है। मामला ये है कि अब ये जो वज़ीर-ए-आज़म का बयान है को तैयार नहीं है। अगर 28 घंटे पहले इमरान खान साहब का ये बयान आया है, आज सुबह से तमाम अखबारात के अंदर छपा भी हुआ है, फारूक सत्तार साहब का रद्द-ए-अमल आ गया है। वो तो कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म ने इस पर टका सा जवाब दिया है। वो तो उन्होंने तो ताना भी दे दिया आपको कि आपका मुतालबा था, खान साहब ने टका सा जवाब दे दिया इस पर। लेकिन बड़ी हैरत की बात है कि छोटी सी बात भी होती है उस पर एमकेएम पाकिस्तान बड़ा खुल के रद्द-ए-अमल देती है अपना। ये इतना बड़ा मामला, वज़ीर-ए-आज़म ने इतना बड़ा ऐलान कर दिया, आपकी तरफ से कोई रद्द-ए-अमल अब तक सामने नहीं आया। देखिए जिनका हम नाम ले रहे हैं, मैं उनके मुतालिक कोई बात ही करना नहीं, इसलिए कि वो रेलेवेंट आदमी नहीं है। उनको तो हर जगह चाहिए, बस कैमरा चाहिए और कोई बात करने की उनके पास और कोई काम नहीं है। जहाँ तक इमरान खान साहब का ताल्लुक है, अगर उन्होंने कराची, हैदराबाद और सिंध के शहरी इलाकों के हवाले से अगर अपनी पॉलिसीज उसी तरह की रखी जिस तरह का अब सामने आ रही हैं बातें, तो हमारे साथ जो उन्होंने मुआहदा किया हुआ है, हम उस पर भी गौर करने पर मजबूर हो सकते हैं। हम ये सोचने पर मजबूर हो सकते हैं कि आया फिर हमें हुकूमत के साथ चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। पॉलिसी नहीं है, लेकिन हम सोचने पर मजबूर हो सकते हैं। अगर ये रवैया रखा गया कि सिंध के शहरी इलाकों के लोगों को उनके हुकूक देने को कोई भी तैयार नहीं हो, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने भी यही किया, मुस्लिम लीग नून ने भी यही किया, अगर अब पीटीआई भी यही तर्ज अमल इख्तियार करेगी तो फिर हमें सोचना पड़ेगा कि हमें क्या करना है। यानी आप जो है नए सूबे के कयाम के मामले पर डट गए हैं और किसी किस्म का समझौता करने को तैयार नहीं, चाहे आपको हुकूमत ही क्यों तो छोड़नी पड़े। जी बिल्कुल, हमें हुकूमत में रहने का कोई शौक़ नहीं है। हमने सूबे का मुतालबा किया है अवाम के अंदर से, अवाम ने उस करारदाद को पास किया है। सिंध के शहरी इलाकों की एक मुत्तफ़िक़ा राय है, पूरे पाकिस्तान के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स का इजाफा होना चाहिए बेशमूल सिंध के। तो सिंध के लोगों ने क्या जुर्म कर दिया है, और आइन के अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने आइन के अंदर रखा हुआ है ना ये ऑप्शन कि सूबों में इजाफा किया जाए, तो उसका क्या तरीक़ेकार है। तो फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने जिस आइन को पास कराया था उसको बोल दें, उसको मानने से इनकार कर दें, उसमें तरीक़ेकार मौजूद है। हाँ, तरीक़ेकार ऐसा है कि जो 500 साल भी सूबा नहीं बन सकता, इस तरह तो कभी हो ही नहीं सकता। पूरी दुनिया के अंदर जो दीगर ममालिक हैं, वहाँ आप तुर्की को देख लें, इंडिया को देख लें, ईरान को देख लें, अफगानिस्तान को देख लें, वहाँ पर कितने सूबे हैं। आज से 20 साल पहले कितने सूबे थे, आज कितने सूबे हैं। सिर्फ पाकिस्तान एक ऐसा बदकिस्मत मुल्क है जो इब्तदा में 5 सूबे थे, उनको भी घटाकर 4 सूबे कर दिया गया। ये इख्तियारात की तकसीम का जो अमल है, अगर ये सही मुनसिफाना हो तो किसी को क्या ज़रूरत है कोई इस तरह के मुतालबे करे। हमारे साथ जो ज़्यादतियाँ होती रही हैं, तो हमने उस बुनियाद पर ये मुतालबा किया है और हम इस मुतालबे पर कायम रहेंगे। कौमी असम्बली के अंदर इस बिल को पेश करेंगे, पीटीआई इसको पास कराना चाहती है कराए, नामंजूर करना चाहती है नामंजूर करे, हम उस वक्त तय करेंगे कि फिर हमें हुकूमत के साथ रहना है या नहीं रहना। तो आमिर खान साहब, एक और बड़ा अहम मामला है, कराची के मसाइल को लेकर भी जब बात होती है तो आपके मेयर हैं वसीम अख्तर साहब, वो पिछले ही हफ्ते हमारे शो में गिला कर रहे थे कि वफाक भी उनके मसाइल को सुनने में संजीदा नहीं। 162 अरब का पैकेज था, उस पर भी वो शक का इजहार कर रहे थे कि हमें अभी तक यकीन नहीं है, 1 रुपया सामने अब तक नहीं आया, कोई स्कीम सामने नहीं आई, क्या होगा कैसे होगा, उस पर भी वो बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे थे कि 162 अरब के पैकेज का ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन ऑन ग्राउंड अब तक कुछ काम शुरू नहीं हुआ, किसी किस्म की सूरत हाल उसके सामने नहीं आई। नहीं, बिल्कुल वसीम अख्तर साहब बिल्कुल सही कह रहे थे। 162 अरब के पैकेज का ऐलान हुआ है, लेकिन अमलन ग्राउंड पर उसके ऊपर कोई काम होता हुआ हमें तो नज़र नहीं आ रहा। इसी तरह और दीगर जो नुकात थे, हमारे जो तहरीरी मुआहदे उसके ऊपर अमल दरामद बहुत सुस्त रवि का शिकार है।
और उस वजह से ही वसीम अख्तर भाई शिकवा करते हैं, और बिल्कुल हक बजाने में वो ये शिकवा करने पर कि 8-9 माह का अरसा गुजर गया है और आपको तो फौरी तौर पर उस शहर के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए थी जो शहर पूरे पाकिस्तान का बजट पैसा कमा के देता है, तो पूरे पाकिस्तान को पालता है जो शहर, आप उसकी आपको कोई फिक्र ही नहीं है। यहाँ पर क्या तो इन मुतालबात की मंजूरी तक कितना टाइम और इंतजार करेंगे? 9 माह तो आपने दे दिया। सियासत में टाइम फ्रेम नहीं दिया जा सकता। हम देख रहे हैं कि पीटीआई कितना संजीदा है। जो पूरे मुल्क के अंदर जो माशी बहरान आया हुआ है, इसकी वजह से जितनी महंगाई और जितनी गुर्बत में इजाफा हो रहा है, जितने लोगों के बिजली के बिल, पेट्रोल और दीगर मसनूआत में जिस तरह इजाफा हो रहा है, ये बहुत बड़ा बहरान है। इसमें पीटीआई की हुकूमत को चाहिए कि अपने दोस्त अहबाब के साथ मिलकर बैठकर कोई सही पॉलिसीज़ बनाएं, वरना बहुत सूरत हाल ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। आइंदा आने वाले बजट के अंदर बहुत मुश्किलात पेश आ सकती हैं। तो महंगाई के खिलाफ ईद के बाद कुछ तहरीक भी चलने जा रही है आमिर खान साहब, तो फिर आप भी उनके साथ होंगे अवाम के लिए जो तहरीकें शुरू होने वाली हैं ईद के बाद? देखिए, हम हुकूमत के इत्तेहादी हैं और हुकूमत के इत्तेहादी होने के साथ साथ एक अच्छे दोस्त की हैसियत से इमरान खान साहब को ये मशवरे देते रहेंगे, हम मशवरे देते रहेंगे। अगर कोई बात ऐसी हमें जो कि लग रही है कि पूरे मुल्क के अंदर एक माशी बहरान सा नज़र आ रहा है, डॉलर आसमान पे जा रहा है, इस सूरत हाल में खासी मुश्किलात हैं, हम साथ ज़रूर हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी पॉलिसीज़ जो IMF के साथ मुआहदे हुए हैं, उस मुआहदे की जो शराइत सामने अभी आई नहीं है, आती हैं सामने, उसके बाद बिल्कुल फैसला करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। फाइनली सर बताइएगा, क्विकली बताइएगा कि कल आपका इफ्तार डिनर था, उसमें हमने देखा कि आफाक अहमद साहब भी आए थे, दीगर हम लोग भी इनवाइटेड थे, तो फारूक सत्तार साहब को इनवाइट नहीं किया या वो आए नहीं है? देखिए, फारूक सत्तार साहब का जहाँ तक ताल्लुक़ है, फारूक सत्तार साहब को हमने कभी अपने से अलग समझा नहीं है। अच्छा, वो एक ऐसे कारकुन हैं जो डिसिप्लिन के ऊपर अमल नहीं करते, डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जियाँ करते हैं, जिसकी वजह से उनकी रुकनीत मुअत्तल की गई है। वो डिसिप्लिन के अंदर आ जाएं, अपना एहतसाब कर लें, अपने आप को दुरुस्त कर लें, वो MQM का हिस्सा होंगे और जिस तरह दीगर लोग शरीक होते हैं उस तरह वो शरीक होंगे। बाकी लोगों को, सारे लोग हैं, उनको हमने दावत दी थी, वो आए हैं। MQM एक तब्दील सूरत हाल है, तब्दील शुदा MQM है। हम अदम तसादुम, अदम तशद्दुद की सियासत कर रहे हैं, इसलिए हमने सबको दावत दी और दोस्तों की मेहरबानी है वो हमारे आए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर खान साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। MQM जो है वो डट गई है सिंध में नए सूबे के क़याम के मामले पर, और वो कह रहे हैं आमिर खान साहब कि अगर खान साहब ने इस पे उन्होंने रिवाइज़ ना किया, अपने इस जो उन्होंने कल बयान दिया उस पर दोबारा से गौर ना की, MQM को एतमाद में ना लिया, तो फिर वो मुशावरत करके हुकूमत से अलहदा होने का भी सोच सकते हैं, फैसला कर सकते हैं। प्रोग्राम में यहाँ एक ब्रेक शामिल करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक द शो। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख ने अगले साल को मुआशी इस्तेहकाम का साल करार दे दिया है। आज हुकूमत की मुआशी टीम ने 1.5 घंटा तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुआशी रोड मैप का ऐलान किया। मुशीर खजाना ने कहा कि 6 से 12 माह में अहम काम करेंगे जिससे मुआशी बहरान से बाहर निकल आएंगे। लेकिन इस वक्त जो मुल्क में सबसे बड़ा बहरान नजर आ रहा है, लग रहा है, वो चेयरमैन नैब के हवाले से है, और वो एक वीडियो है जिसने हुकूमत के साथ और अपोजिशन को भी कंफ्यूज कर दिया है। आज मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अहमद खान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चेयरमैन नैब से इस्तीफे का मुतालबा किया और उनके खिलाफ हत्या की इज्जत का दावा दायर करने का भी उन्होंने ऐलान किया। उन्होंने क्या कहा, जरा आपको सुनाते हैं। ये मुतालबा करते हैं कि चेयरमैन नैब अपने ओहदे से मुस्तफी हों। इस पर हम डेफामेशन का सूट उनके खिलाफ फाइल कर रहे हैं, कोर्ट ऑफ लॉ में लेकर जा रहे हैं, और इनसे हम मुतालबा करेंगे कि ये इन प्रोसीडिंग्स में आकर अपनी सफाई पेश करें। वहां मलिक अहमद साहब ने तो अदालत जाने का ऐलान किया, लेकिन कुछ देर बाद ही तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने वजाहत जारी कर दी कि यह मलिक अहमद साहब का जाती फैसला है। कल भी ऐसा ही हुआ कि शहबाज शरीफ साहब ने इस मामले से लातल्लुकी का इजहार करने का ऐलान किया, लेकिन फिर शाहिद हकान अब्बासी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्लिमानी कमेटी बनाने का मुतालबा कर दिया। शायद मुस्लिम लीग नून इस इशू को जिंदा रखना तो चाह रही है, लेकिन समझ नहीं आ रही कि कैसे पार्लिमानी कमेटी कैसे मामले का हल निकालेगी, जब ऐसे ही एक पार्लिमानी कमेटी ताहाल धांधली की तहकीकात के लिए TOR तक नहीं बना सकी। अब अपोजिशन को जवाब देने के लिए हुकूमत भी इदारों के नाम पर चेयरमैन नैब के साथ खड़ी हो गई है। टेप क्रिएट की गई है, नून लीग का वतीरा रहा है,
इस किस्म की टेपें मार्केट में फेंकने का उसके हाथों अपने अदारों को कमजोर नहीं करेंगे। अब सवाल यह है कि चेयरमैन नैब का इस्तीफा नून लीग का टारगेट है या मकसद सिर्फ उन्हें तनकीद की जद में रखना है, और नून लीग को चेयरमैन नैब को एकदम इंसाफ दिलाने की क्या याद आ गई है? इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर शाहिद हक्कान अब्बासी साहब। सर, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। अब चेयरमैन नैब के मामले पर पहले शहबाज शरीफ साहब का ट्वीट आता है कि हम लातलगी का ऐलान करते हैं, इस मामले पे हम कोई कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन बाद में फिर आपकी तरफ से पार्लिमानी कमेटी बनाए जाने का मुतालबा सामने आ गया। आज मलिक अहमद साहब जो कि नून लीग के रहनुमा हैं, उनकी तरफ से मुतालबा था, वो ऐलान करते हैं कि वो अदालत जाएंगे, डेफेमेशन का सूट उनके खिलाफ दायर करेंगे, लेकिन बाद में मरियम औरंगजेब कहती है कि हमारी पार्टी का इससे ताल्लुक नहीं है, उनका ज़ाती फेल है। तो बज़ाहिर लगता है कि नून लीग इस मामले को जिंदा तो रखना चाह रही है, लेकिन कंफ्यूज है कि पॉलिसी क्या होनी चाहिए, कैसे इसको जिंदा रखना है। नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। मैं पार्टी का सीनियर नायब सदर हूँ। जो मैंने कहा था प्रेस टॉक में वही पार्टी का मौक़िफ़ है। मलिक अहमद साहब को कोई इख्तियार नहीं है पार्टी का मौक़िफ़ बयान करने का, ना उनको करना चाहिए था। और बात जो मैंने कर दी थी कल कि हमारी डिमांड है कि एक स्पेशल कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट बनाई जाए, जो कि रूल 244B के अंदर मौजूद है, और वो इस मामले की तह तक पहुँचे कि ये हुआ क्या है। जो शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया था वो उन्होंने किया था इमीडिएटली उसके बाद जब ये वीडियो सामने आई हैं, तो उन्होंने कहा ये उनका ज़ाती मामला है, हम इसमें कोई कमेंट नहीं करेंगे। लेकिन जब ये बात सामने आई कि जो जिस टीवी चैनल ने ये रिलीज़ की वो उसके मालिक जो हैं वो कमेटी में प्राइम मिनिस्टर जो मुशीर यानी कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर तो नहीं है, लेकिन वो उनके मुशीर समझे जाते हैं, बैठते हैं पीएम हाउस में, मीटिंग में शरीक होते हैं, पीटीआई के सपोर्टर भी हैं, उनकी मीडिया कैंपेन भी चलाते रहे, तो ये उनके दोस्त भी हैं प्राइम मिनिस्टर के। तो उस हवाले से हमने कहा कि अब ये मामला ज़रा ज़्यादा संजीदा हो गया है। हमने पहले भी मामले को उठाया था। पीएम से लिंक इनका क्या बनता है? कैसे आप कह रहे हैं कि पीएम कोई दबाव लाना चाह रहे थे? उनका मकसद क्या था? मुझे नहीं पता। आप ये तो पता पीएम की कमेटी में बैठते हैं जिनके चैनल पे ये एयर हुई। जी, ये एक लिंक तो हो गया ना। अगर कोई और आपने चलाया होता तो मकसद क्या हो सकता है? आप चलाया होता तो हम ना कहते। अब एक शख्स है, टीवी चैनल का मालिक है, पीएम के दाएं बाएं बैठता है, उनका दोस्त भी है, पीटीआई की कैंपेन में हिस्सेदार भी है, मीडिया कैंपेन भी चलाता रहा है, तो शुकूक व शुबहात पैदा हो गए। और फिर अगर आप उन वीडियोस को देखें तो उसी खातून की बनी हुई हैं जो और पता नहीं उस खातून ने शिकायत भी की है ये नहीं की। तो इसलिए हमने ये कहा कि हम वो रवैया नहीं रखेंगे जो चेयरमैन नैब का है या प्राइम मिनिस्टर का है। हर शख्स जो है उसको इंसाफ मिलना चाहिए, और इंसाफ का बुनियादी तकाजा होता है कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। तो हमने उस पे बात की। जो आज मलिक अहमद साहब को कोई इख्तियार हासिल नहीं है। मुझे अफसोस भी है उनकी इस बात पर कि ये उनको कहने का कोई हक हासिल नहीं था, और उनके खिलाफ मैं उनसे पूछूंगा कि ये किस शोकाज वगैरह जारी करेंगे। नहीं, शोकाज की जरूरत नहीं है। मैं पूछूंगा किस कॉन्टेक्स्ट में, मैंने वो देखा नहीं है कि किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बात की है, लेकिन जो पार्टी पॉलिसी है वही है जो हमने बयान कर दी थी कि तो उन्होंने इस्तीफे का मुतालबा भी किया है। वो उस पे भी पार्टी साइन करती है या नहीं? देखिए, ये इस्तीफे के मुतालबे ये सब चीज़ें होंगी जब स्पेशल कमेटी बन जाएगी, वो इलेबरेट कर ले, इस पे डिबेट कर लेगी, उसके बाद जाकर फैसला होगा कि कम से कम हमारी जमात का मौक़िफ़ क्या है। लेकिन सर, पार्लिमानी कमेटी जो है हमारे मुल्क में, आपको पता है एक बात बड़ी मशहूर है कि जो मामला किसी का हल नहीं निकालना, आगे नहीं बढ़ाना, उस पर कमेटी बना दी जाती है। तो पार्लिमानी कमेटी पहले धांधली के मामले पे भी एक बनी थी, 9 माह हो गए हैं, कुछ भी नहीं हुआ अब तक, जी प्रोग्रेस नहीं हुई। तो हुकूमत की नीयत सामने आ जाएगी। पार्लिमानी कमेटी जो है वो मसले का सबसे बेहतरीन हल पार्लिमानी कमेटी है। उस मामले में हुकूमत की नीयत सामने आ गई है कि वो नहीं चाहते कि ये पता चले मुल्क के इलेक्शन में क्या हुआ है। अगर वो ये नहीं चाहेंगे, क्योंकि जो कमेटी बनेगी उसमें आधे मेंबरान हुकूमत के होते हैं, आधे मेंबरान अपोजिशन से होते हैं, तो बिल्कुल हुकूमत के पास ये एक डिलेइंग टैक्टिक्स का तरीका है। अगर वो नहीं चाहेगी कि इस मामले की तह तक पहुंचा जाए कि नैब चेयरमैन चाहेंगे डिले हो? जी, आप चाहेंगे डिले हो? नहीं, हम तो चाहते हैं कि तय तक पहुंचे। हाँ। हम तो चाहेंगे उस पर 10 दिन की टाइम लिमिट लगा दी जाए, 15 दिन की लगा दी जाए। अगर हुकूमत डिले करना चाहे तो यकीनन कर सकती है, जिस तरह उन्होंने वो दूसरी कमेटी की है। लेकिन आज मुल्क की जरूरत इस बात की है कि एक बड़े इदारे का चेयरमैन, उनके बारे में ये मामलात आए हैं, और उससे चंद दिन पहले वो एक इंटरव्यू दे चुके थे जिसमें उन्होंने बहुत सी बातें की।
और ये भी कहा कि उनको खतरात हैं, उनको पे प्रेशर्स हैं, हुकूमत टूट जाएगी अगर उन्हें हक़ाइक़ अवाम के सामने रखे। तो सर इनके बारे में पहले नहीं पता था आपको? हमें मीर साहब का एक मैं आपको सुना देता हूँ क्लिप, उन्होंने क्या कहा। वो कहते हैं हमने खबरदार किया था जब आप प्राइम मिनिस्टर थे, जब आपसे मुशावरत हो रही थी अपोजिशन की, कि इनका कोई रिकॉर्ड ठीक नहीं, इससे मुतालिक उन्होंने आपको कुछ खबरदार किया था। जरा सुना देते कल मीर साहब ने क्या दावा किया है, सुनाइए जरा। 2 साल पहले ये जावेद इकबाल साहब को चेयरमैन नैब बनाया जा रहा था, तो मुस्लिम लीग नून गवर्नमेंट में थी और पीपल्स पार्टी जो है वो अपोजिशन में थी। तो उस वक्त हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को कहा कि ये इनके बारे में अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया कि मेरा ख्याल है कि इनको नहीं लाना चाहिए। पीपल्स पार्टी वालों से भी कहा कि नहीं लाना चाहिए। तो जो पीपल्स पार्टी के अपोजिशन लीडर थे उन्होंने कहा आप सही कहते हैं, और जो प्राइम मिनिस्टर साहब थे शायद हकान अब्बासी साहब जिन्होंने आज बड़ी तकरीर की है, ये भी कह रहे हैं हाँ सही कहते हैं, लेकिन वो हमारी लीडरशिप का फैसला है। वो पीपल्स पार्टी भी कहती है जी हमारी लीडरशिप का फैसला है। ठीक है, तो अगर आप अपनी लीडरशिप को क्वेश्चन नहीं कर सकते और उनसे पूछने की जरूरत नहीं है कि भाई हमें बताओ कि आप इस जस्टिस जावेद इकबाल को किस मेरिट पर, कौन सी इनकी शख्सियत में, इनके किरदार में खसूसियत है जिसकी वजह से आप इनको चेयरमैन नैब लगाना चाह रहे हैं। जी सर, आप उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, जो कि आप सर आपकी और अपोजिशन लीडर की कंसल्टेशन चल रही थी इस मामले पे, तो मीर साहब कहते हमने बता दिया था कि जरा एहतियात ही बरतें इनके मामले में। कंसल्टेशन मीर साहब से नहीं थी, नहीं उनसे नहीं थी, लेकिन वो कह रहे हमने एक मशवरा दिया था। प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर की थी, वो कहते हैं हमने एक मशवरा दिया था कि ये बंदा जी मुफ्त मशवरे बहुत से मिलते रहते हैं। अच्छा जी, तो मुशावरत प्राइम मिनिस्टर की और अपोजिशन लीडर की थी। कॉन्स्टिट्यूशनली तो यही होता है जी जी, लेकिन मशवरा अगर कोई दे दे खबरदार करने, बंदा कोई ठीक नहीं है तो फिर मैंने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देखा कि लिखा होगी मीर साहब से जरूर कंसल्ट करें। वो कह रहे अगर किसी को मालूमात है, मालूमात उन्हें अपने राय दे दी होगी। हर आदमी की राय है, मैं उस राय का एहतराम भी करता हूँ। तो आपको इनके बारे में कुछ पता था चेयरमैन नैब साहब से मुतालिक पहले कि एक शख्स सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस रहा हो, एबटाबाद कमीशन में रहा हो मिसिंग पर्सन वाले मामले में, तो अब मैं उनके बारे में क्या राय का इजहार कर सकता हूं? नाम आए, 3 नाम हमारे थे, 3 पीपल्स पार्टी के थे। इनका नाम पीपल्स पार्टी की फहरिस्त में शामिल था। तो एक नाम ऐसा था इनका जिसमें इत्तेफाक हो सका। कोई दबाव तो नहीं था उस वक्त? नहीं, कोई दबाव नहीं था, किसी का दबाव नहीं था, कुछ ऐसी बात नहीं थी, लेकिन एक नाम था जिसमें इत्तेफाक हो गया और वो बन गए। अब उनके मामलात हैं, और मैंने पहले कहा मैं इस बात का हामी हूं और बड़ी सख्ती से कि हर शख्स को ये हक है कि वो इनोसेंट है जब तक उसका गिल्ट प्रूव नहीं होता। हमारे एक तासुर यहाँ पैदा हो गया है जिसको पीटीआई और उनका वज़ीर-ए-आज़म हर रोज़ को कहते हैं कि हमने इल्ज़ाम लगा दिया, अब तुम गिल्टी हो, अपनी इनोसेंस प्रूव करो। लेकिन सर अब इस मामले पे हम देख रहे हैं कि सियासत बहुत ज्यादा हो रही है। सियासत नहीं हो रही, सियासत हो रही है ना। फिर 2 साल के बाद से हुकूमत की जो तर्जुमान है वो कहती है कि नून लीग टेपे बनाने में बड़ी माहिर है, उन्होंने कोई ऐसा काम किया होगा। वो तो आप पे इल्ज़ाम लगा रही हैं, और आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि पीएम के ऑफिस में जो बंदा बैठता है उनके साथ एक जो उनके अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, उनके चैनल पे ये चलिए, इसलिए कंस्पिरेसी आप भी इसमें देख रहे हैं कोई? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ताहिर अहमद खान साहब नामी जो आदमी हैं वो पीएम के ऑफिस में बैठते थे, कमेटियों में नहीं बैठते थे, ये पता करें। हटा दिया हमने उनको। ठीक है, नहीं इसका मतलब बैठते थे ना। हाँ। हटाया तो बैठते थे। तो अब उनसे पूछ ले कि क्या उनको पीएमएलएन ने कोई टेप डॉक्टर करके दी है जो उन्होंने चलाई है। सर मुझे एक तो ये हाँ। अब फिरदौस आसिफ अहमद साहिबा का नाम भी शायद आया है कि इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी है, तो बसे में से लेके नैब के लिए भाग गई थी। मैं इन मामलात में नहीं जाता, लेकिन संजीदगी से इसको हल करने की जरूरत है, वरना लोग नैब का मामला पहले ही मजाक था, अब तो बिल्कुल मजाक बन गया। बिलावल साहब ने भी आज कहा ना कि हुकूमत दबाव में लाना चाह रही थी ब्लैकमेल करके चेयरमैन नैब को। सर जो भी मतलब अब तक जो कार्रवाई थी जो दबाव के बगैर थी, जो कहा जाता नैब न्याजी गठजोड़ है, वो फिर दावे गलत साबित हो रहे हैं। जो मामलात भी थे इसकी तह तक पहुंचने की जरूरत है। उसका बेहतरीन तरीका पार्लियामान की कमेटी है। अगर हम पार्लियामेंट को सुप्रीम समझते हैं, अवाम के नुमाइंदों का ऐवान समझते हैं, तो फिर पार्लियामान की कमेटी के हवाले कर दें, हकायक वहाँ से आपको मिलेंगे। सर जब पार्लियामान के अंदर सियासी जमातें जो हैं वो, उनमें हम देख रहे हैं कि एक दूसरे का मिलजुल के आगे बढ़ने की फिजा नहीं है, तो पार्लियामानी कमेटी के अंदर वो भी ऐसे माहौल में जब इल्जामात लग रहे हैं, आप उनके लगा रहे हैं, वो आप पे लगा रहे हैं, बिल्कुल वहाँ ज़्यादा हकीकत सामने आएगी। अच्छा, हर चीज़ डॉक्यूमेंट होगी, हर शख्स को राइट होगा कि सवाल कर सके कि भाई तुम बताओ ये इस मामले में तुम्हारा क्या जवाब है। ठीक है, इससे बेहतर कोई फोरम नहीं है। अच्छा सर, आपने जो
तहरीक की बात हो रही थी कि हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाने की बात है, ईद के बाद APC होगी, फिर तहरीक चलाने की जो बात चल रही थी, उसमें आपने कहा था हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, इनसे मईशत उन्होंने तबाह कर दी है। अब आज मुशीर ख़जाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपनी पूरी मुआशी टीम के साथ, जो आप कहते हैं डायरेक्शन नहीं, उन्होंने डायरेक्शन बताई कि अगले 1 साल के अंदर मुल्क की जो मईशत है वो ठीक रास्ते पर चल पड़ेगी, और साथ ही उन्होंने कहा कि अगले 6 से 12 माह के दौरान हम कुछ सख्त फैसले करेंगे, लेकिन मुआशी इस्तेहकाम अगले साल आ जाएगा। वो तो बड़े कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। उनको बड़ा मैं मशकूर हूँ कि उन्होंने बिल आखिर ये तकलीफ फरमाई कि अवाम के सामने कोई बात रखी है। तो मैं सिर्फ ये एक सवाल करूंगा, तो अगर सिम्प नजर आ जाती फिर तहरीक नहीं चलाएंगे, कि ये बता दें कि उस सतह पे कब पहुंचेंगे जहां पर आप 31 मई 2018 को थे जब PMLN की हुकूमत ख़त्म हुई। ये बता दें, एक सवाल का जवाब दे दें कि कौन से साल में आप वहां पर पहुंचेंगे। वो तो कहते हैं कि रिजर्व्स गिरना शुरू हो गए थे 2 साल से, और जो मर्जी कहते नहीं। मेरा सिंपल सवाल है, मेरा सिंपल सवाल है कि जो कुछ भी हुआ 31 मई को आप हमारी मईशत एक सतह पर थी, तो वो वज़ीर ख़जाना और उनकी तमाम जो टीम है, बड़े क्वालिफाइड लोग हैं, वो ये बता दें कि उस सतह पर कब पहुंचेंगे जहां 31 मई 2018 को थे। अच्छा, उमर अयूब साहब ने भी आज एक बड़ी आम बात की, जो यानी कि 2 दिन से हम बड़ा देख रहे हैं, डिस्कशन चल रही है कि जो कहा जाता है कि खान साहब बड़ा क्रेडिट ले रहे हैं जी, मुल्क में इस वक्त लोड शेडिंग नहीं है। तो उमर अयूब साहब ने 2 बड़ी आम बातें की। उन्होंने कहा देखें जी, पिछले साल रमज़ान, उससे पिछला रमज़ान, उससे पिछला रमज़ान लोड शेडिंग थी, इस दफ़ा कह रहे हैं हम बिल्कुल नहीं है। तो कह रहे हैं कुछ फ़र्क तो पड़ा है, हमने कुछ ना कुछ तो किया आके। दूसरा वो ये कहते हैं कि इस वक्त जो सर्कुलर डेट 1600 अरब तक पहुंच चुका है, वो कहते हैं ये नून लीग बारूदी सुरंगें बिछा के गई थी, जो अब हम उनको हटा रहे हैं और बड़ी मुश्किल से इसको ठीक कर रहे हैं, रिवाइवल कर रहे हैं। बहुत काबिल आदमी है, मैं क्या कह सकता हूँ। तो आप पे डाल रहे हैं कि आप जो खराबियां छोड़ के गए, इसलिए उनको सुधारने में टाइम लग रहा है। हमारी खराबियां जो है वो मईशत को तबाह कर गई हैं। दूसरी हमारी खराबियां जो है वो बिजली के मसले को हल कर गई हैं। तो हमें बताया जाए हमारी क्या क्या खराबियां थी, गिन ले। वो कह रहे हैं सर्कुलर डेट दिसंबर 2020 तक हम खत्म कर देंगे, प्लान लेके आए। गिन ले वो प्लान जिसने दिया होगा उनको खुद पता नहीं होता क्या बात कर रहे हैं। गिन लें कितने मेगावाट लगी है, कितनी एफिशिएंट लगी है, ठीक है। उसके बाद ये देख लें कि जब हमारी हुकूमत थी तो सर्कुलर डेट डेली क्या था। और सबसे बड़ी बात ये सर्कुलर डेट नहीं है, ये प्योर लॉस है जो आपने कवर करना होता है, डेफिसिट है, सही, ठीक है। ये उस डेफिसिट से ऊपर है जो नेपरा आपको अलाउ करती है। इसको आपने फिजिकल डेफिसिट, फिजिकल अपने इश्यूज से कवर करना है, आपने ये पैसे पे करने हैं। ये मुशर्रफ टाइम से ये पार्क होते आए हैं। अब जो इस डेट की जो शरह है उसमें 50% इजाफा हो चुका है। ये भी हम आपको हकायक के साथ ये भी क्लियर कर देंगे। हम इन मामलात में पढ़ना नहीं चाहते थे, लेकिन जो इस हुकूमत को क्रेडिट हासिल करने का शौक है कि जो दूसरे काम करते हैं उन पर क्रेडिट, अपनी तख्तियां लगाने का, क्रेडिट हासिल करने का है, वो भी शौक इनका पूरा हो जाएगा। सर, एक और बड़ा अहम मामला है कि जुमेरात को आप गए थे मियाँ साहब से मुलाकात के लिए, आप ही नून लीग के वक्त में थे जिन्होंने मुलाकात की। तो मियाँ साहब से मंसूब एक बयान हमने देखा कि जिसने बेवफाई की हमारे साथ, अब वो पार्टी में दोबारा उसकी जगह कोई नहीं है। तो क्या वो चौधरी निसार साहब से मुतल्लिक था या क्या, वो किसकी तरफ से? वो एक जनरल बयान था कि बहुत से लोग जो माजी में मुश्किल वक्त में पार्टी छोड़ गए थे, वो अब कहते हैं कि हमें पार्टी में वापस लिया जाए। उनके बारे में बात थी कि जो लोग पार्टी से बेवफाई कर गए हैं उनके लिए अब जगह नहीं है, और अपनी जगह चौधरी निसार हो या कोई भी हो जी, जिसने पार्टी से बेवफाई की है कोई और जगह ढूंढ ले। अच्छा, APC आपने की उस दिन, उसमें सिराजुल हक साहब जो हैं वो शिरकत तो नहीं थी। अब वो 15 जून को वो तहरीक चला रहे हैं, तो वो अलग हैं आपसे इस मामले में, या फिर वो भी APC वगैरह में सारे मामलात में साथ होंगे? और जो तहरीक है, बिलाल साहब ने कहा था अलग अलग तहरीक चलेगी, ये अलग अलग होगी या मिल के होगी, क्या इसके खदो खाल क्या होंगे? देखिए, जो बात वहाँ पर उस दिन प्रेस के सामने भी हुई है कि एक APC बुलाई जाएगी, बिल्कुल, जो ईद के बाद होगी, और उसको कन्वीन करेंगे मौलाना फजल रहमान साहब। बिल्कुल, तमाम जमातें अपना भी ऐलान कर चुकी हैं कि हमारा क्या लाएमल होगा, तहरीक चलानी है, किस तरह हुकूमत को हटाना है, नहीं हटाना है, ये सब हर जमात का अपना एक मौक़िफ़ है। अब APC एक मुश्तरका लाएमल अपोजिशन का इख्तियार करने की कोशिश करेगी और इंशाल्लाह कामयाब होगी। लेकिन उस वक्त तक हर पार्टी को इख्तियार दिया गया कि जो वो कर रही है वो अपना करे, ताकि कल ये बात ना हो कि जी वो अपने मौक़िफ़ से हट गए। लेकिन एक स्टेज पे आके कन्वर्ज कर जाएंगे। एक स्टेज पर वो सब मौक़िफ़ जो हैं
वो इंशाल्लाह ताबे हो जाएंगे उस जॉइंट अपोजिशन स्ट्रेटजी के, मुश्तरका तहरीक के, जिसका वाहिद हदफ जो है पाकिस्तान के अवाम के मसाइल का हल है, हसूल इक़्तिदार नहीं है, हुकूमत गिराना नहीं है। हुकूमत गिराना भी है, गिराना भी है। गिराने की जरूरत हुई तो हुकूमत भी गिराई जाएगी। अच्छा, ये कोई ऐसी बात नहीं, हुकूमत नहीं गिराई जाएगी। ये मुझसे अक्सर लोगों ने ये मरियम साहब कहती थी हुकूमत गिराना हमारा मकसद नहीं है। जी मैंने कहा ना, मकसद पाकिस्तान के अवाम का मसाइल हल है। अगर उन मसाइल के हल के लिए हुकूमत गिराना भी जरूरी हो, वो भी गिरा दी जाएगी। हुकूमत गिराने से मसाइल हल हो जाएंगे, अगर उससे हल होते हैं तो वो भी किया जाएगा। हुकूमत गिराना तो आखिरी स्टेप होता है ना। हुकूमत गिराने का मकसद ये होता है कि अब आप तमाम और रास्ते बंद हो गए, ये रास्ता अपनाया जाएगा। अगर उसके दरमियान इलेक्शंस आ जाते हैं तो उससे बेहतर। माइनस इमरान का आजकल बड़ा हम एक बात सुन रहे हैं कि इमरान खान हट जाए, कोई और आ जाए तहरीक इंसाफ से ही तो हमने 5 साल चलने देना चाहेंगे। ये किसने कहा? ये आजकल बहुत चल रही है बात, क्यों नहीं बात चल रही होती है, देखिए चल रही है। उस पार्टी के हेड इमरान खान साहब हैं। ये शख्सियत की बात नहीं है, ये परफॉर्मेंस की बात है। और ये सारा लिंक्ड है जो इलेक्शन हुए थे, जो मुतनाज़ा थे, जहाँ से एक गैर शिफाफ हुकूमत आई, उसने उसकी जो परफॉर्मेंस है 9 महीने में आपने देख ली है। कोई तवक्को नहीं है कि हालात बेहतर होंगे। अच्छा, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पिछले हफ्ते मुशाहिद खान साहब हमारे प्रोग्राम पे थे, उन्होंने एक दावा किया था। वो ये फरमा रहे थे कि इसी साल, वो ये कह रहे थे इस साल के इख्तिताम पे तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं होगी। मैंने कहा फिर किसकी होगी? उन्होंने कहा जी हमारी होगी, नून लीग की हुकूमत होगी। ये कोई प्लान तो नहीं है जिस तरह वो पहले आप लंदन प्लान का उन्हें देते थे इल्ज़ाम, कोई नया प्लान तो नहीं बन रहा, कोई इफ्तार प्लान या कोई गवर्नमेंट हटाने का, अपनी हुकूमत लाने का, इस तरह की बातें मुशाहिद खान साहब ने बयान दी है। जी मैंने अक्सर ये कहा है कि जब आप आपके टीवी प्रोग्राम पर आते हैं तो ज़ाती हैसियत में आते हैं। अगर आपने पार्टी का मौक़िफ़ लेना है तो मुझसे आप कह दें कि पार्टी का, आप मुझसे सवाल कर लें पार्टी के नायब सदर हैं सर। नहीं तो मैं अभी बैठा हूँ शायद फकान, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ऐसा कोई प्लान है या नहीं है उनके बयान के बाद। मुझसे पूछें कि आप बतौर नायब सदर आपका क्या जवाब है इस सवाल का, मैं जो आपको जवाब दे दूंगा। मैं वही बतौर पार्टी के सीनियर नायब सदर आपका क्या जवाब है? तो ठीक है, किस बात? मुशाहिदुल्लाह साहब की बात का। मुशाहिदुल्लाह साहब ने अपनी ज़ात के हवाले से बात की है, मैंने बात कर दी है कि APC में एक मुश्तरका लाएमल होगा अपोजिशन का, जिसके अंदर हदफ है पाकिस्तान के अवाम के मसाइल का हल। उस हल के लिए हुकूमत गिराना मकसूद हुआ तो इंशाल्लाह वो भी होगा। अच्छा सर, अब जो तकसीम हम फिर देख रहे हैं, PMLN की तंजीमें 9 होगी, सारा कुछ होगा, लेकिन तकसीम हम देख रहे हैं हमारे क्या में, जिस तरह आज उन्होंने कहा कि मैं किसी के सामने यस सर कहने वाला बंदा नहीं हूँ, मैं अपने ज़मीर के मुताबिक हर जगह पे आवाज़ उठाऊंगा इस मामले पे। तो ये तो एक डिवीजन नज़र आ रही है। उनके साथ बैठे थे तारड़ साहब जो कि हमजा साहब के राइट हैंड हैं, उनके साथ बैठे हुए थे आज। तो ये कुछ ना कुछ तो PMLN के अंदर से एक सोच पाई जाती है कि इस मामले को आगे लेके चलना है। हैसियत में जो मर्जी करते रहें, ये पार्टी का मौक़िफ़ नहीं है। उनको ये बात पार्टी के प्लेटफॉर्म से नहीं करनी चाहिए थी। वो आज जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी तारड़ साहब के साथ, उसका मकसद कुछ और था। ये उसका मकसद नहीं था, ना ये बात करनी थी। ये बात कल पार्टी की सीनियर क़यादत ने कर दी थी, लाइव TV पर कर दी थी। अगर उससे मलिक अहमद साहब को इख्तलाफ है, ज़ाती हैसियत में कुछ करना चाहते हैं, तो वो अपनी ज़ाती हैसियत में उनको मुबारक हो। क्योंकि चेयरमैन नैब के हटाए जाने से मुतल्लिक थोड़ी सी एक मैं चाहता हूँ कि थोड़ी क्लैरिटी भी आनी चाहिए कि मुख्तलिफ आरा पाई जाती है, मुख्तलिफ कानूनी आरा भी हैं। और जो हमने आज देखा है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999 में जो लिखा है तरीक़ेकार, वो ये कहता है कि चेयरमैन नैब को हटाए जाने का तरीक़ाकार जो है वो सिर्फ एक ही है, या तो वो मुस्ताफ़ी हो जाए या फिर उन्हें हटाए जाने का तरीक़ाकार वही है जो सुप्रीम कोर्ट के जज का है। यानी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अगर उनके खिलाफ कोई रेफरेंस आ जाता है नाअहली का, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मामले को टेकअप करेगी, तो वहीं से उन्हें हटाया जा सकता है। और जाहिर है वहाँ पे अगर कोई रेफरेंस लेके आएगा तो तभी इस बारे में होगा। लेकिन पहले शायद हकान भाई साहब पार्लिमानी कमेटी में मामला जाएगा, उसके बाद फिर अगर आपको लगता है कि ही इज़ गिल्टी, देन यू विल गो टू द सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। हकायक तो सामने आए ना। हाँ, हकायक में ही करना, हकायक जो है वो पार्लिमानी कमेटी से बेहतर कोई नहीं कर सकता। अगर उसके बाद उनके इस्तीफे का मुतालबा है तो वो भी किया जाएगा, अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल डालना है वो भी किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले, और ये हर एक्यूज का हक होता है, यस, जो हक नैब में हासिल नहीं है, जो आप कहते हैं आपको नहीं, आपकी पार्टी को नहीं मिला, मैंने किसी को नहीं मिला, नैब के अंदर नहीं मिलता। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि नैब के कानून में खराबी है। सही, अगर नैब का कानून उनके चेयरमैन पर इतलाक किया जाए तो आज वो जेल में होते। सही, ये फ़र्क है। तो हम ये चाहते हैं कि जो मुरवजा दुनिया में असूल हैं इंसाफ के, उसके मुताबिक ही चेयरमैन नैब साहब पहले हकायक डिटरमिन करें पार्लियामेंट। ठीक, क्योंकि उनका ओहदा मामूली ओहदा नहीं है, बिल्कुल, वो पार्लियामेंट के लीडर ऑफ द हाउस
और पार्लियामेंट के लीडर्स अपोजिशन की मुशावरत से बनते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद हक्कानी भाई साहब, अपने प्रोग्राम में वक्त दिया। नाज़रीन, अब बड़ी क्लैरिटी है नून लीग के मौक़िफ़ में कि किसी किस्म का इस्तीफ़े का मुतालबा वो नहीं कर रहे जब तक वो गुनाहगार साबित नहीं होते। अगर गुनाहगार साबित होते हैं उसके बाद ही देखा जाएगा कि उन्हें क्या सज़ा होनी चाहिए, इस्तीफ़े का मुतालबा होना चाहिए या फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मूव होना चाहिए। प्रोग्राम में यहाँ एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप जैसे मेगा इवेंट से पहले तैयारियों और कारकर्दगी पर बात करेंगे जो काफ़ी ज़्यादा मायूस कुन है। स्टे विद अस। वेलकम बैक द शो। और अब बात हो जाए क्रिकेट के मेगा इवेंट वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तैयारियों और कारकर्दगी की, जो कल एक्सपोज हुई उस वक्त जब अफगानिस्तान जैसी क्रिकेट वर्ल्ड कप की सबसे कमजोर समझी जाने वाली टीम से पाकिस्तान को शिकस्त हुई। और सिर्फ यही नहीं बल्कि हम देख रहे हैं कि माजी करीब में अगर देखी जाए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी को तो वर्ल्ड कप से पहले काफ़ी ज़्यादा मायूस कुन रही है। इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान को 4-0 से शिकस्त का सामना करना पड़ा ओडीआई सीरीज में। ऑस्ट्रेलिया के हाथों पाकिस्तान को 5 मैचेस की सीरीज में वाइट वॉश का सामना करना पड़ा। साउथ अफ्रीका ने भी पाकिस्तान को 3-2 से शिकस्त दी थी, जबकि पाकिस्तान मुसलसल 11 वनडे मैचेस हार चुका है। और इसके अलावा अफगानिस्तान ने भी कल पाकिस्तान को शिकस्त से 2-4 किया और पाकिस्तान को आखिरी वनडे मैच जीते हुए तकरीबन 4 माह हो चुके हैं। इस तैयारी के साथ हम क्रिकेट के मेगा इवेंट यानी वर्ल्ड कप में उतरने लगे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी और तैयारियों पर काफी संजीदा सवालात उठना शुरू हो गए हैं। इस पर बात करने के लिए बादशाह मौजूद है मोहम्मद वसीम साहब, साबिक टेस्ट और क्रिकेट तज्ज़ियाकार। बहुत शुक्रिया वसीम साहब, अपना कीमती वक्त आपने दिया। कल की जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी थी अफगानिस्तान के खिलाफ वार्म अप मैच में, हम अफगानिस्तान जैसी टीम से हार गए जो वर्ल्ड कप की सबसे कमजोर तरीन टीम समझी जाती है। इंग्लैंड से हमें क्लीन स्वीप होता है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमें वाइट वॉश होता है। तो ये तैयारी हमारी मेगा इवेंट के लिए। और इसको देखने के 2 तरीके हैं, मतलब 2 नज़रियों से आप देख सकते हैं इसको। कि कुछ लोग कह रहे हैं जी 92 के वर्ल्ड कप में ही हमारी टीम के हालात ऐसे ही थे, हम प्रैक्टिस मैचेस भी सारे हार गए थे, प्रेपरेशन हमारी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन हम वर्ल्ड कप जीत गए थे। तो कुछ लोग तो उस ख्वाबो ख्याल या ख्वाबों की दुनिया में रह रहे हैं कि वो सोच रहे हैं शायद कि वो चीज़ रिपीट होगी दोबारा। जो दूसरा एंगल है देखने का वो है रियलिस्टिकली कि आपने रियलिटी देखनी है। रियलिटी ये है कि हमारी टीम काफ़ी अरसे से स्ट्रगल कर रही है वनडे की। हमारी रैंकिंग आप देखिए 6ठे नंबर पे आप चले गए हैं। प्रिपरेशंस के लिए 4 साल आपको मिलते हैं वर्ल्ड कप के लिए, लेकिन आखिर तक आपका कोई समझ नहीं आती है। इतने सारे मैचेस आपने अभी बताए हैं जो, उसके बावजूद अभी तक हमें नहीं पता कि हमारी प्लेइंग 11 कौन सी खेलनी है, हमारा बॉलिंग कम्बिनेशन हमारा क्या खेलना है, हमारा बैटिंग ऑर्डर क्या होगा। तो वो गलतियों पे गलतियां हम करी जा रहे हैं प्रिपरेशंस के नाम पे। शुरू में तो अपने लड़के आपने एडजस्ट कराने की कोशिश की, कोई सिलेक्टर अपनी मर्जी का ले है, कोई कोच ने अपनी मर्जी के खिला दिए, सरफराज से पूछता ही कोई नहीं है। ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में द बिगेस्ट मिस्टेक वी मेड कि वहाँ पे जब एक्सपेरिमेंट किए कि जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप आप एक तगड़ी ऑस्ट्रेलिया की टीम के साथ जो कि इंडिया को इंडिया के अंदर मार के आई है, अब उसके अगेंस्ट अपनी हल्की टीम आपने खिलाई, 5-0 आपने वहाँ से कराया। उसके बाद जी इंग्लैंड में काफ़ी ज़्यादा हमारे पास मैचेस हैं, वहाँ पे हम एडजस्ट कर लेंगे, वहाँ क्या होता है 4-0 हो जाता है। फिर कहते हैं अभी वार्म अप मैचेस हमारे पास बाकी हैं। वार्म अप के अंदर क्या था, आप अफगानिस्तान की टीम से हार जाते हैं और आपका पूरा स्क्वाड खेलता है उसमें, एक सिर्फ आसिफ अली बैटिंग नहीं करता है और हसन अली ने बॉलिंग नहीं की है, बाकी 13 बंदों ने मिल के भी आप अफगानिस्तान की टीम से नहीं जीत सके हैं मैच। तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी की बात तो है। तो अब मिरेकल ही होगा, मतलब जिस तरह की प्रिपरेशन हमारी चल रही हैं वो तो लग यही रहा है कि पाकिस्तान बाई चांस ही जीत सकता है। अनप्रेडिक्टेबल जो टीम हमारी है वैसे ही रहेगी। तो जिनका जो काम है इन चीज़ों को चेंज करना, कि एक जो होता है ना कि जो बनी हुई है कि पाकिस्तान टीम के बारे में एक जो राय है उसको चेंज कैसे हम कर सकते हैं कि प्रिपरेशन आपकी अच्छी हो, आपकी रैंकिंग अच्छी हो, टूर्नामेंट में जाने से पहले कहा हाँ भाई ये तगड़ी टीम है। तो अभी तो टॉप 4 के लिए क्वेश्चन। वसीम साहब, मामला यह है कि बैटिंग तो हमारी तकरीबन क्लिक कर रही है, बॉलिंग जो हमारी स्ट्रेंथ हुआ करती थी, किसी दौर में कहा जाता था पाकिस्तान टीम की बॉलिंग का दुनिया की बैटिंग के साथ मुकाबला होता है, लेकिन बॉलिंग मुसलसल मायूस करती आ रही है। इंग्लैंड के खिलाफ आपने देखा होगा कि आपने 3 मैचेस में 350 की हमारी बैटिंग तो क्लिक कर गई है, लेकिन बॉलिंग हमारी परफॉर्म नहीं कर रही। ये कितना बड़ा एक परेशानी का बायस आपके लिए मामला? और ये दौर भी पाकिस्तान क्रिकेट पे आना था कि आज से पहले, मतलब 5 साल पहले आप चले जाएं या 10 साल पहले चले जाएं, किसी ने कोई भी सोचा भी नहीं होगा कि हम
फास्ट बॉलर्स या स्पिनर्स के उस डिपार्टमेंट में हम स्ट्रगल करेंगे। बैटिंग का यस हमें प्रॉब्लम रहा है, फील्डिंग का यस हमें प्रॉब्लम रहा है, लेकिन बॉलिंग के बारे में तो कभी वहमो गुमान में नहीं था कि हमें इस चीज़ की भी शॉर्टेज हो सकती है। थोड़ा सा उसमें सिस्टम का अगर आप देखते हैं तो वो भी कसूर नज़र आता है, लेकिन साथ में सिलेक्शन का म्यार भी आप देखते हैं कि लास्ट मंथ जब टीम अनाउंस हुई थी तो इंजमाम उल हक ने बड़ा बढ़ चढ़ के बोला था जी हमने बॉलिंग के अंदर हर वेरिएशंस आपको दी हैं, आपको पेस भी नज़र आएगी, ये भी नज़र आएगा, वो भी नज़र आएगा। 2 मैच आपके होते हैं वो सारा एक्सपोज हो जाता है आपका, और वो प्लेयर्स जो आपके प्लान्स का हिस्सा नहीं है आप उनको टीम के अंदर लाते हैं। मोहम्मद आमिर आपके सामने हैं, वो पूरे प्लान के तहत उनको मैचेस नहीं खिलाए गए, फिर उनको टीम के अंदर लेके आया गया। वो तो पता था हमें, स्क्रिप्टेड था सारा कि मोहम्मद आमिर ने तो वर्ल्ड कप की टीम में आना ही आना है, क्योंकि वो मैचेस ऑस्ट्रेलिया वाले खेलता या अभी ये सीरीज़ खेलता, इंग्लैंड वाली बुरे तरीके से एक्सपोज हो जाना था, फिर हमने शोर मचाना था। तो उस चीज़ से बचने के लिए उन्होंने मैच ही नहीं इसको खिलाया। ये कहा जी कि लास्ट चांस है कि वो अपनी परफॉर्मेंस शो कर सके, फिर किया कि आपने उसको एक मैच नहीं वहाँ पर खिलाया, डायरेक्ट आप उसको टीम के अंदर ले आए। वहाब रियाज जो आपके 2 साल के प्लान्स का हिस्सा ही नहीं था जी, 2 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला है। और मज़े की बात आप ये देखें कि वहाब रियाज जो 2 साल से टीम के साथ नहीं है, जिसकी कोई कोचिंग नहीं हुई है, जिसके ऊपर कोई हेड कोच नहीं बैठा हुआ है, कोई बॉलिंग कोच नहीं बैठा हुआ है, वो आता है वो करता है जी जो हम सब शोर मचा रहे हैं कि यॉर्कर्स कहाँ पे हैं, तेज़ बॉलिंग कहाँ पे है, रिवर्स स्विंग कहाँ पे है। एक लड़का सिस्टम के बाहर से आता है, वो आपको बताता है जी ऐसे करनी है। तो जो हमारे टीम के अंदर प्लेयर्स मौजूद हैं, फास्ट बॉलर्स मौजूद हैं, वो तो हम देखते ही रह जाते हैं कि यार पूरा मैच गुजर गया, यॉर्कर्स नहीं कर रहे हैं ये। लेकिन तो वसीम साहब मामला यह है कि बॉलर तो हमेशा हमारे पास अच्छे रहे हैं, अब भी बॉलर्स तो हमारे पास अच्छे ही हैं। ज़ाहिर हसन अली जैसे वर्ल्ड कप के बेहतरीन बॉलर्स में शुमार किया जा रहा है, मोहम्मद आमिर भी एक अच्छा बॉलर है, वहाब रियाज हैं, इसके अलावा हमारे बॉलिंग कॉम्बिनेशन शाहीन शाह अफरीदी हैं। बॉलिंग तो हमारी अच्छी है, प्लेयर्स तो अच्छे हैं, लेकिन कहीं कोचिंग में मसला आ रहा है। टैलेंट तो बड़ा अच्छा हमारे पास निकला था, क्या वजह हम कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे उस टैलेंट को? देखिए कोच का कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बड़ा नाम ही होगा तो वो अच्छा कोच होगा। अजहर ने बीच में अच्छा काम भी किया है, लेकिन एक वो चीज़ें नज़र आनी चाहिए कि आप बॉलर्स का, ये बड़ा इजी काम है कह देना जी कोच का काम है सिर्फ बताना, करना तो बॉलर्स नहीं है, लेकिन इवेंचुअली जब रिजल्ट नहीं आएंगे तो फिर आपकी जॉब जस्टिफाई उस तरह नहीं होती है। तो थोड़ी सी आपको मेहनत करना होगी कि सिर्फ आपको नेट्स कराने से या उनको बताने से नहीं, उनको प्लान्स आपको बना के देने होंगे। स्पेशली आजकल के जो यंगस्टर्स हैं, आपको हर ओवर का प्लान बना के देना होगा जी ये बैट्समैन आएगा तो ये लेंथ होगी, ये लाइन होगी, इतना बॉल अगर स्विंग हो रहा है तो कहाँ से करना है, नहीं हो रहा तो कहाँ से करना है। तो ये प्लानिंग की हमें कमी नज़र आ रही है, तो अजहर महमूद को थोड़ा स्टेप इन करना पड़ेगा। थोड़ा सा अजहर का जो एट टाइम्स मैं देखता हूँ ना कि प्रॉब्लम है कि ही इज़ टू फ्रेंडली। जब वो फ्रेंडली कोच हो जाएगा प्लेयर्स के साथ तो फिर प्लेयर्स के वो जो होती है एक रिलेशनशिप वो उस तरह की नहीं रहती है, वो रिस्पेक्ट लेवल शायद थोड़ा सा नीचे आ जाता है, वो फ्रेंडशिप ज़्यादा आ जाती है। तो अजहर को थोड़ा सा फोकस रहना होगा अपनी जॉब। अच्छा वसीम, एक और बड़ा अहम मामला है वो है कप्तानी का। सरफराज अहमद की कप्तानी पर भी काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। ज़ाहिर वर्ल्ड कप में तो उन्होंने लीड करना है हमें, लेकिन कल के मैच की अगर हम बात करें तो उसमें आपने देखा कि सेकंड लास्ट ओवर शादाब खान से करवाया जाता है, जबकि रिवर्स स्विंग वहाँ पे फास्ट बॉलर वहाब रियाज पिछला ओवर बड़ा अच्छा करके गया था, आमिर के ओवर अभी बाकी थे। तो कप्तानी में सरफराज बड़े में कंफ्यूज भी दिखाई दे रहे। इंग्लैंड के खिलाफ मैचेस में भी आपने देखा वो हाइपर होते रहे, वो अच्छे फैसले ना कर पाए। रिलैक्स होकर कप्तानी करते तो शायद बेहतर कर सकते। लेकिन डेफिनेटली अब तो सरफराज है, सरफराज को सिर्फ क्या करना है, सरफराज ने अपना आप दिखाना है एज अ कैप्टन, क्योंकि काफ़ी लोगों ने उसको डोमेस्टिक में नहीं देखा हुआ। मैंने उसको फॉलो किया हुआ है कि डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर मैंने देखा है कि जब वो PIA से या अपने कराची रीजन से खेलता था वो एक डिफरेंट आपको कैप्टन नज़र आता है, वेरी शार्प, वेरी एक्टिव। पाकिस्तान टीम में जाता है तो वो बिल्कुल ही गिर जाता है, वहाँ पे लगता है उसको या ज़्यादा प्लानिंग दे दी जाती है या उसको समझा दी जाती हैं चीज़ें, या फिर वो उसको वो कॉन्फिडेंस अभी तक नहीं दिया गया कि आप मर्ज़ी से चीज़ें कर सकते हैं। तो इसका सिंपल हल ये है कि सरफराज को अपना आप शो करना होगा, जो उसके अंदर स्किल्स हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, उनको बाहर लाना होगा। क्योंकि अभी देखते हैं आप फ्रस्ट्रेशन उसमें काफ़ी आपको नज़र आ रही होती है, तो वो कम्युनिकेशन उस तरह की जिस तरह की होनी चाहिए बॉलर्स के साथ, फील्डर्स के साथ, वैसे तो नज़र नहीं आती है। चीखना चलाना उनका ज़रूर नज़र आता है, लेकिन डेफिनेटली अगर हम देखते हैं इंग्लैंड सीरीज़ के अंदर भी टेक्टिकली हमने काफ़ी मिस्टेक्स की हैं। अभी अफगानिस्तान का मैच देखते हैं, इसमें भी टेक्टिकली काफ़ी मिस्टेक्स की हैं। फील्ड प्लेसमेंट का हमें प्रॉब्लम आ रहा है कि जहाँ पे अटैक करना है वहाँ हम डिफेंड करने चले जाते हैं, जहाँ डिफेंड करना है वहाँ हम अटैक करने चले जाते हैं। बॉलिंग कम्बिनेशन की हमें समझ नहीं आ रही कि मिडल ओवर्स किसने करने हैं, नया बॉल किसने करना है, स्पिनर्स का क्या रोल है। तो एक इसका अगर सिंपल हल है कि कोच जितने भी हमारे कोचिंग स्टाफ है, सरफराज जेन में एक चीज़ बिठा लें कि हम पुरानी क्रिकेट हमने नहीं खेलनी है, हमने डिफेंसिव क्रिकेट नहीं खेलनी है, हमने अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है।
चाहे आप बैटिंग कर रहे हैं और मोर इंपॉर्टेंटली जब आप बॉलिंग कर रहे हैं। हम रन्स बचाने जाते हैं, भाई रन्स बचाओगे तो 350 आपको पड़ेगा, 50 ओवर टीम दूसरी खेल जाएगी। आपने उनको आउट करने जाना है, फील्ड प्लेसमेंट आप अटैकिंग रखें। कल भी अफगानिस्तान के खिलाफ आप थोड़ा सा अटैक करते, 1-2 विकेट उनकी और की आप मैच जीत सकते थे, लेकिन 5 की एवरेज उनको चाहिए थी। आपने बंदे फिर अपने बाउंड्रीज पे ऐसे लगाए हुए हैं जैसे पता नहीं ब्रैडमैन बैटिंग कर रहा है आपके सामने, तो थोड़ा सा आपको इस तरह का गैमल करना पड़ता है, अटैक करना पड़ता है, तो ये चीजें मिसिंग नजर। फाइनली ये बताइएगा मोहम्मद वसीम साहब के अब जाहिर है कप्तान भी यही है, बॉलर्स भी यही हैं, बैट्समैन भी यही है, यही 15 का स्क्वाड है, इसी के अंदर इन्हीं लोगों ने खेलना है। तो अब ऐसा क्या होना चाहिए कि हमारी टीम एक अच्छे यूनिट, एक अच्छे कम्बिनेशन की तरह परफॉर्म करना शुरू कर दे, दबाव से बाहर आए और रिलैक्स होकर खेलना शुरू करें, यानी कि एक यूनिट की तरह परफॉर्म करने के लिए क्या करना होगा? टीम तो यही है। अब देखिए, अब तो ये कि प्लेयर्स को थोड़ी सी अपना इंडिविजुअल जो परफॉर्मेंसेज है ना उससे हट के जो बड़ा एक प्रॉब्लम नज़र आ रहा है ना टीम के अंदर, हर बंदा अपने ऊपर फोकस नज़र आया है। चाहे बॉलर्स की बात करें, चाहे बैट्समैनों की बात करें, टीम बाद में आती है, उनका अपना जो पर्सनल वो जो परफॉर्मेंस है वो पहले आती है। एक तो इस चीज़ से छुटकारा हासिल करना होगा, देन वी हैव टू फाइंड द राइट कम्बिनेशन। हालांकि ये चीज़ 6 महीने पहले हमें सॉर्ट आउट कर लेनी चाहिए थी, लेकिन एक प्रैक्टिस मैच आपका रह गया है और अभी तक हमें ये नहीं पता कि हमारा कम्बिनेशन खेलना क्या है। तो होपफुली बांग्लादेश के अगेंस्ट 11 लड़के पहले वो खिलाए जाएं जो आपकी नज़र में है कि उन्होंने वर्ल्ड कप के सारे मैचेस मोस्ट लाइकली इन्होंने खेलने हैं। इस कम्बिनेशन के साथ जाना हमने कि हमें 2 स्पिनर चाहिए या 1 स्पिनर चाहिए, फास्ट बॉलर कितने चाहिए, बैट्समैन कितने चाहिए, तो अगले मैच को सीरियस लेके खेला जाए। पिछले मैच में भी आप ट्रायल बेस के ऊपर, हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि जब पूछो जी रीबिल्डिंग हो रही है, ट्रायल बेस हो रही है, लड़के हम ट्राई कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से आप हार गए, इंग्लैंड से आप हार गए, प्रैक्टिस मैचेस भी आप हार गए हैं, तो ये ना हो कि ये सिलसिला वर्ल्ड कप के अंदर भी जारी रहे कि आप वेस्ट इंडीज़ से भी हार जाएं, इंग्लैंड से भी हार जाएं, फिर बोलें जी अब हमें समझ आइए कि हमारा राइट कॉम्बिनेशन क्या है। तो ये चीज़ें अभी सॉर्ट आउट कर लेनी चाहिए और उनको फिर कॉन्फिडेंस देना चाहिए। हर मैच में चेंजेस आप अफोर्ड नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया मोहम्मद वसीम साहब, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। यकीनी तौर पर खिलाड़ियों को सेल्फलेस इनिंग्स खेलना होगी और साथ ही साथ हमारी टीम को एज ए यूनिट एक कम्बिनेशन के तौर पे परफॉर्म करना होगा। और यही बात जो है, जो फैसला किया गया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में, एक बी टीम को उतारा गया और तजुर्बा किया गया, वो तजुर्बा अगर ना किया जाता तो शायद आज हमारे पास एक टीम कम्बिनेशन बन चुका होता। जो आज हम लैग कर रहे हैं, टीम एक यूनिट के तौर पर परफॉर्म नहीं कर रही, जिसकी वजह से अफगानिस्तान जैसी टीम से भी हमें शिकस्त का सामना करना पड़ता है। क्रिकेट के मेगा इवेंट वर्ल्ड कप से पहले हम तवक्को करते हैं कि टीम अपनी गलतियों पर नजर डालेगी और गलतियों को ना दोहराते हुए वर्ल्ड कप में अच्छा खेल पेश करेगी। चूंकि पाकिस्तानियों के बहुत से जज्बात जो हैं वो क्रिकेट के खेल से जुड़े हैं। आज के शो में इतना ही। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।